Welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmiasacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about universal ratification of International Labour Organization's Convention number 182. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view and also from the paper 3 subtopic governance and child labor point of view. तो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, किंगडम ऑफ टोंगा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है इन पैसिफिक ओशन. आप यहाँ पे देखो, एक छोटा सा आइलैंड है किंगडम ऑफ टोंगा. एक्चुअली इट इज़ कलेक्शन ऑफ आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलैंड्स जिसको हम आर्कीपेलागोस कहते हैं. इट इज़ अ सीरीज ऑफ 169 आइलैंड्स जिसमें से 36 आर इनहैबिटेड, मतलब 36 पे लोग रहते हैं. एंड दिस टोंगा वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1970. आफ्टर दैट इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. यू कैन सी इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन इन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट. तो अब जरा न्यूज़ देखते हैं. दिस न्यूज़ इज रिलेटेड विद किंगडम ऑफ टोंगा. किंगडम ऑफ टोंगा ने रेटिफाई किया है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 182 टू बैन चाइल्ड लेबर. तो इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ है पूरी दुनिया के लिए, वो समझते हैं. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिसीजन? फॉर द फर्स्ट टाइम in the International Labour Organization's 101 years history, any of the labour standard has been universally ratified. तो अब इसको सरल शब्दों में मैं समझाता हूँ. देखो, ILO जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर में लेबर्स के ड्यू राइट्स के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए कन्वेंशन बनाता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाता है. और 8 कन्वेंशन बने हैं अभी तक. 8 फंडामेंटल कन्वेंशन हैं ILO के अंतर्गत अभी तक, इन ऑर्डर टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द लेबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये 8 कन्वेंशन यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, आपको इनको याद कर लेना चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन दैट वाज साइंड इन 1948. इट इज़ ILO कन्वेंशन नंबर 87. राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेन कन्वेंशन 1949. इट इज़ ILO कन्वेंशन नंबर 98. उसके अलावा फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन signed in 1930. It is convention number 29. Abolition of labor convention 1957. It is ILO convention number 105. Minimum wage convention of 1973. It is ILO convention number 138. Worst form of child labor convention of 1999. It is ILO convention number 182. और ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसी से रिलेटेड है. तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया किया गया है कि दिस कन्वेंशन ऑफ ILO, उसके अलावा जो बाकी 2 कन्वेंशन है, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन ऑफ 1951 दैट इज़ ILO कन्वेंशन नंबर 100 एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन ऑफ 1958 दैट इज़ ILO कन्वेंशन नंबर 111. दीज आर 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस और अग्रीमेंट्स अंडर ILO टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ लेबर अक्रॉस द वर्ल्ड. इन 8 के 8 जो कन्वेंशंस हैं, इनमें से ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 182 that bans or prohibits worst form of child labor, this has now become universally ratified after signing of Kingdom of Tonga. तो जैसे ही Kingdom of Tonga ने इसको रेटिफाई किया है, इसके साथ ही it has become universally ratified. मतलब अब दुनिया की हर एक कंट्री इस कन्वेंशन को तो मानती ही मानती है. बाकी सारे जो कन्वेंशन हैं उसको कुछ कंट्रीज़ ने माना है, कुछ ने नहीं माना है, बट दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 182 दैट बैन्स वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर टू बी यूनिवर्सली रेटिफाइड. इसका सरल शब्दों में मतलब है कि ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. क्या क्या वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है वो भी ज़रा देखते हैं. आखिर ये ILO का कन्वेंशन नंबर 182 है क्या? जैसा आप देख सकते हैं, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1999 एंड इट अबॉलिश वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. तो किस किस तरह का चाइल्ड लेबर को ये बैन करता है? चाइल्ड लेबर इन फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी,
for the purpose of sale and trafficking of children, using them as a bonded labor or forced labor, use of children for the purpose of child prostitution, for the production of pornography and pornographic performances. So इन सब तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं they are considered to be worst form of child labor, और ये worst form of child labor को प्रोहिबिट करने के लिए ILO का ये कन्वेंशन नंबर 182 लाया गया था 1999 में। धीरे धीरे दुनिया की कई सारी कंट्रीज इसको साइन करती गई, ज्वाइन करती गई। इस एक कंट्री जब इस कन्वेंशन को साइन करती है उसका मतलब ये है कि वो कंट्री कमिट कर रही है कि वो अपने टेरिटरी के अंदर इस तरह का वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर होने नहीं देंगे। और धीरे धीरे जैसे ही अब किंगडम ऑफ टोंगा ने इसको साइन किया है, उसके साथ ही ये ILO का पहला ऐसा कन्वेंशन बन गया है दैट हैज़ बीन नाउ यूनिवर्सली रेटिफाइड। तो दुनिया के अब सारे बच्चे they are now protected against these kinds of worst form of child labor। यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी साहब को आप देख सकते हैं। ही सेज दैट कैलाश सत्यार्थी प्राउडली सेलिब्रेट्स द यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन नंबर 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अब जरा इंडिया का कमिटमेंट देखते हैं। इन 8 में से इंडिया ने कौन कौन से कन्वेंशन साइन कर रखे हैं वो भी जरा हमें समझना चाहिए। तो इंडिया हैज साइन एंड रेटिफाइड 6 आउट ऑफ, याद रखेंगे रेटिफाइड, इंडिया हैज़ रेटिफाइड 6 आउट ऑफ 8 कोर ILO कन्वेंशंस। इंडिया ने इन 8 में से 2 जो ILO कन्वेंशंस नहीं साइन किए हैं, दे आर कन्वेंशन नंबर 87 एंड कन्वेंशन नंबर 98। कन्वेंशन नंबर 87 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स to organize convention, and convention number 98 is right to organize and collective bargaining convention. It is convention number 98। इन दोनों का अगर आप बेसिक पर्पस देखें तो पर्पस यही है कि अकॉर्डिंग टू दीज 2 कन्वेंशंस जो दुनिया भर के वर्कर्स हैं उनको अधिकार है कि वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और मिल करके कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें अगेंस्ट द ओनर ऑफ देयर कंपनी। तो इस तरह का मार्क्सिस्ट आइडिया है, आपने पहले भी सुन रखा होगा मार्क्स का आइडिया कि डिवाइडेड वी बेग टुगेदर वी बार्गेन। तो मज़दूरों को के लिए सब स्लोगन दिया जाता है। तो दुनिया भर के कई सारे कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है। मज़दूरों को अपना लेबर यूनियन बनाने का अधिकार है और कलेक्टिव तरीके से वो बार्गेनिंग करते हैं कि उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। आपने फिल्मों में भी देख रखा होगा, रियल लाइफ में भी कई सारे न्यूज़ देखते रहते हैं कि मज़दूरों ने बोनस के लिए हड़ताल किया और मिल करके मज़दूर यूनियन ने ओनर से डिमांड किया। तो अब देखो, इसको इंश्योर करने के लिए, इस राइट को इंश्योर करने के लिए ये 2 कन्वेंशन प्रपोज किए हैं ILO ने। टू ऑर्गेनाइज, राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87 एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98। इंडिया ने इन दोनों इंटरनेशनल कन्वेंशन अंडर ILO को रेटिफाई नहीं किया है। रीज़न बिंग, देखो हम अपने देश में ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउ करते हैं। हमारे देश में सरकार इस तरह की एक्टिविटीज़, लेबर यूनियन बनाना और कलेक्टिव बार्गेनिंग करना अलाउ करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमने कमिट नहीं किया है कि हम इसको अलाउ करेंगे, क्योंकि कभी कभार अनड्यू डिमांड करते हैं वर्कर्स, वो अनड्यू बात बात पे स्ट्राइक कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इस कारण से सरकार कभी कभार स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले लेती है इन वर्कर्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे कमिट कर दिया कि हम राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन साइन करके रेटिफाई कर दिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग का हमने साइन करके रेटिफाई कर दिया, और उस केस में अगर वर्कर अनड्यू डिमांड करेंगे, बेवजह का हड़ताल करेंगे और सरकार अगर उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है, जैसे उनको पेनलाइज करती है या मान लो उनको जेल भेज देती है कुछ टाइम के लिए, बहुत बार तोड़ फोड़ कर देते हैं वर्कर्स, उनको जेल भेज देती है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ILO के अंदर हमारे अगेंस्ट सवाल उठने लगेंगे, हमारे सरकार के अगेंस्ट सवाल उठने लगेंगे कि यू आर सिग्नेटरी ऑफ दिस कन्वेंशन, स्टिल यू आर नॉट अलाउइंग इट टू गेट इम्प्लीमेंटेड। तो इस कारण से सरकार ने इन दोनों कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। हम अपने देश में कलेक्टिव बार्गेनिंग अलाउ करते हैं, राइट टू ऑर्गेनाइज अलाउ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सरकार ने इन दोनों कन्वेंशन को कमिट नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है। अब जरा ब्रीफली ILO के बारे में भी देख लेते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। ILO वाज क्रिएटेड इन 1919 राइट आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई आपको पता है कि इट वाज कंक्लूडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1।
And in 1946 ILO became a specialized agency of United Nation. ILO के total 187 members हैं. Out of this 187, 186 members are member of United Nation itself, जबकि there is one country, Cook Island, which is not a member of United Nation General Assembly but it is member of ILO. India is a founding member of ILO, मतलब जब ILO बना था 1919 में, उस टाइम में भी इंडिया इसका मेंबर था. और हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. The next article is taken from international segment. It is about infrastructure project in Maldives, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, इंडिया ने अनाउंस किया है अ $500 million इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज फॉर मालदीव. आउट ऑफ दिस $500 million, $100 million will be given to Maldives in form of grant, while $400 million will be given to Maldives in form of line of credit. तो सबसे पहले ग्रांट और लाइन ऑफ क्रेडिट के बीच का अंतर समझ लेते हैं. देखो, ग्रांट इज द सेट ऑफ money that is transferred from one country to other for a specific purpose which need not to be repaid back. तो हमने $100 million दे दिया मालदीव को एज ग्रांट. अब मालदीव को ये पैसा हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस वी हैव गिवन दिस मनी एज ग्रांट. जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट जो हमने $400 million का इस्टेब्लिश किया है, दैट कंसिस्ट अ सेट अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी बोरोड एज नीडेड, पेड बैक एंड बोरोड अगेन. सरल शब्दों में हमने $400 million का एक अलग फंड बना दिया है, $400 million का, और मालदीव को जब जब ज़रूरत होगी वो उसमें से कुछ एक पैसा लोन की तरह ले सकता है. 40 मिलियन, 50 मिलियन, जब भी उसकी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के हिसाब से वो लोन ले सकता है. लेकिन ये लोन है, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट वाला जो अमाउंट है दैट इज़ लोन. ये मालदीव को वापस करना होगा अलॉन्ग विथ सर्टेन इंटरेस्ट अमाउंट. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ग्रांट. ग्रांट एक बार में दे दिया जाता है और उसको वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है. लाइन ऑफ क्रेडिट का एक फ़ंड बना के रख दिया जाता है जिसमें से जो दूसरी कंट्री है, जो बेनिफैक्टर है, वो धीरे धीरे पैसा निकाल सकती है, लेकिन उसको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये मनी रिटर्न करना होगा, एंड दैट टू विथ सर्टेन इंटरेस्ट. और ये जो फंड हमने $500 million का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड बनाया है मालदीव के लिए, दैट विल बी यूटिलाइज फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है क्या. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एक बात तो आप समझते हो कि माले इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव. यहाँ पे देखो, ये माले सिटी है मालदीव का. दिस इज़ कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव. एंड मालदीव आप सब जानते हैं कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स, सीरीज ऑफ कोरल आइलैंड्स. ओके, तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं मालदीव के. उसमें से एक आइलैंड है माले, जिसको उन्होंने अपना कैपिटल सिटी बना रखा है. अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके इतने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और उनके बीच में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, उनके बीच में प्रॉपर लिंक नहीं है. तो अब इंडिया क्या करेगा, अंडर दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया हाईवे बनाएगा, ब्रिजेज बनाएगा, दैट विल कनेक्ट दीज 3 आइलैंड्स ऑफ मालदीव, विलिंगली आइलैंड, थिलाफूसी आइलैंड एंड गुलहीफाहू आइलैंड विथ द माले कैपिटल. तो ये देखो, ये कैपिटल सिटी है जो कि खुद एक आइलैंड है. उसके अलावा 3 आइलैंड्स, ये तीनों आइलैंड को इंडिया कनेक्ट करेगा विथ माले, विथ अ सीरीज ऑफ ब्रिजेज एंड हाईवेज. और टोटल लेंथ होगी इस प्रोजेक्ट की 6.7 किलोमीटर. इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि माले सिटी के ऊपर कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो कम होगा. अभी कैसा है कि माले इज़ देयर मेन सिटी, so most of the people try to live in Male, most of the businesses are flourishing in Male, and that is why there is excessive pressure, stress on Male's land. But once connectivity is developed with surrounding islands, then excessive pressure on Male will come down. देखो, इसी तरह का प्रोजेक्ट, एक सिमिलर प्रोजेक्ट, जिस तरह का प्रोजेक्ट इंडिया लेकर के आ रहा है, सिमिलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन ब्रॉट बाय चाइना, जिसका नाम है सीना माले फ्रेंडशिप ब्रिज. This project was brought by China, and under this project China has built a 2-kilometer long bridge that connects Maldives capital Male with neighboring island Hulhule. तो ये सेना माले ब्रिज का हमने एक इमेज आपके साथ शेयर कर रखा है. तो माले जो उसका मालदीव का कैपिटल सिटी है, उससे एक जो नेबरिंग आइलैंड है हुलहुले, उसको ये सीना माले ब्रिज कनेक्ट करता है. पहले इसका नाम था चाइना मालदीव फ्रेंडशिप
ब्रिज, लेकिन अब इसका सरकार ने नाम बदल करके नाम कर दिया है, मालदीव सरकार ने नाम बदल के कर दिया है सीना माले ब्रिज। अब जरा ये जो नया प्रोजेक्ट इंडिया लेकर के आ रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस भी समझ लेते हैं, आखिर इंडिया ये लेकर के क्यों आ रहा है। तो देखो, एक बार जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा तो उसके सामने चाइना का ये जो सीना माले प्रोजेक्ट है ये काफ़ी छोटा लगेगा। हमारा प्रोजेक्ट कितने लेंथ का है, 6.7 किलोमीटर का है, हम लोग 3 आइलैंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि चाइना का प्रोजेक्ट बस 2 किलोमीटर का है और बस एक आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है माले सिटी से। तो हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, विजिबल होगा, और इससे हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि जो मालदीव का प्रो चाइना अप्रोच था कुछ दिनों पहले तक, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था मालदीव के अंदर, और इस कारण से धीरे धीरे मालदीव जो है वो चाइना टिल्ट होता जा रहा था, प्रो चाइना होता जा रहा था। अब उस प्रो चाइना अप्रोच को या चाइना टिल्ट टेंडेंसी को भारत सरकार रजिस्ट करना चाहती है, रोकना चाहती है, और भारत सरकार मालदीव को इंडिया के साथ लाना चाहती है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, India will try to respond to China's checkbook diplomacy. This is India's response to China's checkbook diplomacy. checkbook diplomacy मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंतर्गत चाइना पैसा खर्च करके, एफडीआई करके दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो प्रो चाइना बनाने की कोशिश करती है। तो अब इसको, जो मालदीव के अंदर भी चाइना ने अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है, उसको काउंटर करेगा इंडिया विथ हेल्प ऑफ दिस $500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। माले और आसपास के मालदीव के जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड एक यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया था 2014 में, वो सवाल मैंने आपको दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसका पर्पस ये, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनकी सहूलियत बढ़ाई जाए, उनकी मदद की जाए। इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द इनकम टैक्स सिस्टम एंड एम्पावर टैक्स पेयर्स। जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, उनको और हेल्पफुल बनेगा उनका जो टैक्स पेइंग प्रोसेस है, दैट विल बी इवन सिंप्लीफाइड विथ हेल्प ऑफ दिस पोर्टल। तो इस कल जो मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। फर्स्ट है फेसलेस असेसमेंट अंडर दिस ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, सेकेंड इज फेसलेस अपील एंड थर्ड इज टैक्स पेयर चार्टर। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला इनिशिएटिव है दैट इज़ फेसलेस असेसमेंट। तो फेसलेस असेसमेंट मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ, होता क्या है। फेसलेस असेसमेंट में जो हमारा टैक्स जो बनता है, एज एन इंडिविजुअल हम इनकम टैक्स भरते हैं, एज ए कंपनी अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो हम कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, कंपनी टैक्स भरते हैं। तो जो भी हमारा टैक्स बनता है वो हमें एसेस करके बताया जाएगा, बट दैट विल बी फेसलेस। मतलब कोई एक इनकम टैक्स अधिकारी, कोई एक इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से वो लेटर नहीं आएगा, वो ओवरऑल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। पहले क्या होता था कि एक जो असेसमेंट लेटर बनता था कि आपका 10 लाख का 15 लाख का टैक्स बनता है, उसके नीचे एक इनकम टैक्स ऑफिसर का साइन होता था, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर फिर वो बाद में परस्यू करता था कि आपने टैक्स भरा या नहीं भरा। तो वो आपसे सवाल पूछता था, बाद में वो आपके यहाँ आकर के कभी कभार रेड भी कर देता था। आपने देख रखा होगा फिल्मों में भी इनकम टैक्स की रेड होती है। तो पहले फेसलेस असेसमेंट नहीं होता था, पहले जो भी असेसमेंट होता था कि आपका ये इनकम टैक्स बनता है या आपकी कंपनी का इतना टैक्स बनता है, वो एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स ऑफिसर के सिग्नेचर के बाद रिलीज होता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी पहले वाले सिस्टम में, दैट इट लेड टू टैक्स टेररिज्म। बहुत सारे इस तरह के कंप्लेन आते थे। टैक्स टेररिज्म का मतलब है कि जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं वो टैक्स पेयर्स को अनड्यू प्रेशराइज करते थे, अनड्यू स्ट्रेस में डालते थे। टैक्स टेररिज्म का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन टैक्स कंप्लायंस, पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑफ टैक्स कंप्लायंस बाय टैक्स अथॉरिटीज इन हार्श मैनर। अब ये टैक्स टेररिज्म टर्म अपने आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ यूज्ड दिस टर्म
वाइल गिविंग एग्जाम्पल ऑफ वोडाफोन केस। तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं। टैक्स टेररिज्म का मतलब ये है कि जब इनकम टैक्स के अधिकारी या ऑफिसर्स अनड्यू प्रेशर डालते हैं किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर रिगार्डिंग टैक्स पेमेंट। टैक्स कंप्लायंस करना जरूरी है, लेकिन उसको डराना धमकाना, बात बात पे रेड करना, ये सही नहीं है। इससे इंडिया की इमेज ख़राब होती है। लास्ट ईयर एक इस तरह का न्यूज़ निकल के आया था जब सीसीडी के ओनर विजी सिद्धार्था ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ अलीज्ड हरासमेंट बाय टैक्स अथॉरिटीज़। तो ऐसा मानना है कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने उनको इतना हरास किया, ये कंप्लायंस वो कंप्लायंस करके दिखाओ, सब कुछ लेकर के आओ, कि उन्होंने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। तो अब फेसलेस असेसमेंट होगा। अब आपके घर पे या आपकी कंपनी अगर है तो आपको कोई भी किसी टैक्स अथॉरिटी द्वारा अंडरसाइंड लेटर नहीं पहुंचेगा कि आपका क्या ड्यू टैक्स है। आपको टैक्स पहुंचेगा दैट विल बी क्रिएटेड थ्रू ए कंप्यूटर जनरेटेड बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। उसमें कैसा है, देयर विल बी एबोलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब आप बिलोंग करते हैं, आप मान लो रहते हैं गुवाहाटी से। अब गुवाहाटी का ऑफिसर आपके लिए आपका टैक्स असेसमेंट नहीं करेगा, वो डिजिटल सिस्टम में जाएगा आपका नंबर, और फिर वहाँ से इंडिया के किसी भी दूसरे जगह में बैठा हुआ ऑफिसर जो आपको जानता भी नहीं है, वो बस आपका नंबर देखेगा, आपका बिजनेस देखेगा, उसके हिसाब से आपका टैक्स असेसमेंट करके फिर से डिजिटल सिस्टम में डाल देगा, और वो डिजिटलाइज्ड टैक्स असेसमेंट आपके घर पे पहुंच जाएगा गुवाहाटी के अंदर। सो देयर विल बी एबोलिशन ऑफ टैक्स ज्यूरिडिक्शन। अब कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। अब कोई अधिकारी आप आकर के आपको ये नहीं कह सकता कि आप मेरे टैक्स ज्यूरिडिक्शन में आते हैं और मुझे आपने ये टैक्स नहीं भरा है तो मैं आपके यहाँ रेड करूँगा। सो दैट ज्यूरिडिक्शन विल नॉट बी देयर, इट विल बी कम्प्लीटली फेसलेस सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट सिस्टम। दूसरा है फेसलेस अपील सिस्टम। तो फेसलेस अपील सिस्टम देखो, पहले टैक्सेशन में होता क्या कि मान लो कि टैक्स असेसमेंट आया हमारे घर पे कि आपको 3 लाख रुपए का टैक्स भरना है, और मुझे लगता है कि नहीं मेरा तो टैक्स कम बनता है, मुझे तो बस 2 लाख बनना चाहिए मेरे असेसमेंट के हिसाब से। तो उस केस में आप अपील कर सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, दैट इज़ नोन एज टैक्स अपील सिस्टम। अब कुछ लोग करप्ट लोग करते क्या थे कि पहले वो टैक्स भरते नहीं हैं। टैक्स अधिकारी ने मान लो आपके घर पे लेटर आया कि आपको 5 लाख रुपए का टैक्स भरना है, तो आपने अपील कर दिया कि नहीं मेरे हिसाब से तो बस 1 लाख का ही टैक्स बनता है। तो आपने जब अपील किया तो किसी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास वो अपील जाएगी, और जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अपील जाती थी तो ये लोग करप्ट लोग होते थे, वो उस इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ ब्राइब दे देते थे। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक ऑफिसर ब्राइब लेता था, लेकिन पहले होता क्या था कि आपका जो भी ड्यू टैक्स बनता है, 5 लाख का टैक्स है, आपने उसको क्लेम कर दिया, उसको आपने अपील कर दिया उसके अगेंस्ट कि नहीं मेरा तो बस 1 ही लाख बनता है मेरे हिसाब से। और जब मैटर गया किसी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास तो आप कोशिश करते थे जो करप्ट लोग थे कि उसको ब्राइब दे करके और 50,000 1 लाख रुपए दे करके काम निपटा लिया जाए। इससे होता क्या था कि 5 लाख के जगह पे बस आपको 2 लाख देना पड़ा और आपका 3 लाख का फ़ायदा हो गया। अब होगा क्या, देयर विल बी फेसलेस अपील। अगर आपको अपील करना भी है तो आपका केस किस टैक्स पेयर ऑफिसर के पास जाएगा, दैट यू विल नॉट नो। आप गुवाहाटी के हैं, आप सेंट्रलाइज सिस्टम में अपना अपील डालेंगे कि सर मेरा टैक्स नंबर ये है, आईडी नंबर ये है, और मेरे हिसाब से टैक्स इतना बनता है लेकिन मुझे ज़्यादा असेसमेंट करके दिया गया है। वो फिर सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा और किसी भी ऑफिसर को जा सकता है इंडिया भर में, और वो उसको आप नहीं जानेंगे और आपको वो नहीं जानेगा। दिस विल बी ए फेसलेस अपील। वो आपका पूरा चेक करेगा कि आपका टैक्स कितना बनता है, प्रॉपर असेसमेंट करेगा, उसके बेसिस पे आपको रिकॉर्ड्स दिया जाएगा। दिस इज़ फेसलेस अपील। इससे द प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन विल बी प्रॉब्लम ऑफ करप्शन विल बी रिजॉल्व्ड। अदरवाइज ये जब डायरेक्ट फिजिकल अपील होती थी उस केस में देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। तीसरा है टैक्स पेयर चार्टर। तो अब समझो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है भारत सरकार ने अंडर दिस टैक्स पेयर चार्टर। उसमें भारत सरकार ने बताया है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं और टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं एंड व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमें पता होना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमें सब पता होना चाहिए। तो देखते हैं टैक्स पेयर चार्टर में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट विल ट्रीट एवरी टैक्स पेयर एज एन ऑनेस्ट अनलेस देयर इज ए रीजन टू बिलीव अदरवाइज. It will provide fair and impartial appeal and review mechanism. It will collect only the amount due in accordance with the law. It will provide a mechanism for lodging a complaint and prompt disposal thereof. तो ये सब हमारे अधिकार हैं as a taxpayer.
नाउ लेट अस सी व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टैक्स पेयर। अगर हम एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं तो हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है? दैट वी विल रिमेन ऑनेस्ट एंड वी विल कंप्लाई विद द नॉर्म्स, वी विल रिस्पॉन्ड इन टाइम एंड पे इन टाइम, एंड वी कैन अप्रोच द टैक्स पेयर चार्टर सेल इन देयर जोन फॉर कंप्लायंस टू दिस चार्टर। तो अगर इस चार्टर का कहीं वायलेशन होता है तो हर एक जोन में, इंडिया में अलग अलग जोन बनाए जाएंगे और वहाँ पे टैक्स पेयर चार्टर सेल बनेगी जहाँ पे हम जाकर के कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about flood early warning system in Guwahati. This topic is important from our syllabus, paper 6, Assam governance point of view. समझ लेते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो एक फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किया गया है गुवाहाटी सिटी के अंदर। दिस विल बी अ फुली ऑटोमेटेड वेब बेस्ड टूल, मतलब डिजिटलाइज्ड सिस्टम है ये, ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें कोई ह्यूमन इनपुट नहीं देना है। और इससे होगा क्या, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर हमारे शहर गुवाहाटी में कोई फ्लड आने वाला है तो हमें एडवांस में ही वार्निंग मिल जाएगी, लोगों को वार्निंग मिल जाएगी, गुवाहाटी के लोकल अथॉरिटीज़ को वार्निंग मिल जाएगी 72 आवर्स इन एडवांस। तो ये सब सैटेलाइट के बेसिस पे और फिर IMD का जो वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम है उसके बेसिस पे ये सिस्टम बनाया गया है, जिसमें वो पहले ही बता देंगे कि आने वाले 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है और किन किन एरिया में वाटर लॉगिंग होगा, फ्लडिंग होगा। एक पोर्टल बना है, आप और हम कोई भी जाकर के लॉगिन कर सकता है और वो देख सकता है, और आने वाले 72 आवर्स में कहाँ कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है, वो सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे मिल जाएगा। दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी अलॉन्ग विद असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड इट इज़ फर्स्ट वेब बेस्ड जोग्राफिकल यूजर इंटरफेस पोर्टल फॉर इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। सरल शब्दों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये पहला ऐसा सिस्टम है जो अब इम्प्लीमेंट किया गया है गुवाहाटी सिटी के अंदर। अदरवाइज पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा सिस्टम नहीं है। रेस्ट ऑफ इंडिया में कुछ कुछ शहरों में है, जैसे इंदौर वगैरह में ये है। Let us see some prelims related factual informations. Defense Minister Rajnath Singh launched a Naval Innovation and Indigenization organization whose objective is to promote self-reliance in defense. A compendium of India's Navy indigenization perspective plans titled Swalamban was also released on this occasion. The second news is very important. US President Donald Trump announced that the UAE and Israel have agreed to establish full diplomatic relations as a part of new peace deal. Under the agreement, Israel would suspend its plans to annex parts of West Bank. UAE will be the third Arab country to open relation with Israel after Egypt and Jordan. तो आपको याद होगा कि पिछले मंथ में मैंने इसराइल एनेक्सेशन प्लान आर्टिकल डील किया था। 2 दिन लगातार मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू विच इसराइल वाज टू एनेक्स वेस्ट बैंक फ्रॉम पैलेस्टीन। लेकिन अब आफ्टर दिस UAE एग्रीमेंट विथ इसराइल, अब इसराइल ने अपना ये एनेक्सेशन प्लान कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, और UAE हैज़ बिकम थर्ड अरब कंट्री आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन टू साइन और इस्टेब्लिश अ डिप्लोमेटिक टाइज विथ इसराइल। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आप PT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। That's all from our side for today. Thanks for watching.